वेल डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग स्टोइकियोमेट्री पढ़ रहे थे और डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल देखे थे। किस तरह से रिएक्शन हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की अमाउंट, या एक रिएक्टेंट को कितना रिएक्टेंट चाहिए वो अमाउंट, या एक प्रोडक्ट बना है तो उसकी हेल्प से हम ये जज कर पाते थे कि कितना प्योर प्रोडक्ट रिएक्टेंट रहा होगा हमारा। और वैसे ही कुछ और नई तरह की टेक्निक्स और कुछ पुरानी टेक्निक्स के साथ हम आज एक बार फिर दोबारा से कुछ न्यूमेरिकल्स पे वर्कआउट करेंगे। जैसे यहाँ मैंने सामने 3 न्यूमेरिकल्स लिखे हुए हैं एट प्रेजेंट, 1 बाय 1 इनको देखते हैं। 1.4 ग्राम chalk on reacting with excess HCl gives 280 milliliter CO2 at 15 degrees Celsius and 760 mm pressure. Calculate percentage purity of chalk. तो सबसे पहले आप रिएक्शन लिखें। चोक सिंपली कैल्शियम कार्बोनेट होता है और वो एक्सेस HCl से रिएक्शन करके CO2 दे रहा है। ये बात हमें इस रिएक्शन ने बता दी है। बाकी रिएक्शन हमें अपने आप से पूरी करनी है। कैल्शियम क्लोराइड और वाटर मिलता है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस किए बिना आगे बढ़ा नहीं जा सकता, तो HCl के 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल से रिएक्शन करेंगे और CO2 का 1 मोल देंगे। यहाँ मुझे वॉल्यूम दिख रहा है तो मैं वॉल्यूम की सेंस पे यहाँ पे अगर बोलूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 22.4 लीटर एट STP देता है। तो मेरे लिए प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, मुझे यहाँ पे वॉल्यूम STP पे नहीं दे रखा। अगर उन्होंने STP पे दे रखा होता तो मैं फटाक से कर देता कुछ इस तरह से कि 22400 मिलीलीटर CO2 के लिए तो कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए 100 ग्राम और 280 मिलीलीटर के लिए कैल्शियम कार्बोनेट कितना चाहिए, तो 100/22400 इंटू 280। इसको सॉल्व करता है, ये कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू आती, लेट मी से x। तो मतलब ये होता कि x ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड था, मुझे दिया 1.4। तो 1.4 ग्राम सैंपल जब मुझे दे दिया उन्होंने इम्प्योरिटी वाला, तो उसमें रियल में तो सिर्फ x ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, और अगर 100 ग्राम सैंपल दिया होता तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट कितना होता, ये मेरी परसेंटेज प्योरिटी हो जाती। कब? अगर ये वॉल्यूम मुझे STP पे बता रखा होता। तो अभी तो STP पे बता नहीं रखा, तो हमें क्या करना होगा, या तो हमें इस वॉल्यूम को STP पे कैलकुलेट करना होगा कि STP पे ये वॉल्यूम कितना है। तो उसका क्या तरीका हो सकता है STP पे कैलकुलेट करने का? सी अगेन हियर कि कैसे मैं करूँगा। मुझे बता रखा है प्रेशर P 768 mm, मुझे वॉल्यूम बता रखा है 280 मिलीलीटर, मुझे टेम्परेचर बता रखा है 288 केल्विन। टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर दिया मैंने। इसको मैं एक सिचुएशन गैस की मान लेता हूँ P1 V1 T1, और मैं चाहता हूँ कि मुझे वॉल्यूम पता चले STP पे, जबकि प्रेशर मैं कर दूँ STP वाला 760 और टेम्परेचर मैं कर दूँ 273। तो मुझे ये वाला वॉल्यूम क्या मिलेगा? ये याद करें, एक दिन हम लोगों ने शुरुआत में मोल कंसेप्ट के दौरान पढ़ा था कि किसी भी गैस का PV/T कांस्टेंट रहता है, मतलब P1 V1/T1 वो P2 V2/T2 के बराबर होता है। तो आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वॉल्यूम गिवन है, प्रेशर और टेम्परेचर भी पता है। लेट मी से प्रेशर आपको गिवन है 768, वॉल्यूम आपको गिवन है 280 और टेम्परेचर आपको गिवन है 288। आप उस गैस के प्रेशर को बदल के 760 कर दीजिए, टेम्परेचर को बदल के 273 कर दीजिए, और वॉल्यूम देखिए क्या बनता है। क्योंकि PV/T को कांस्टेंट रहना है, अगर आप P और V को बदलेंगे, P और T को, तो V को डेफिनेटली बदलना ही पड़ेगा इसके इक्वल होने के लिए। तो ये जो V2 आपके पास यहाँ आता है, ये CO2 का वॉल्यूम एट STP होगा, जिसको आपकी स्टेटमेंट 280 मिलीलीटर कह रही है, उसी को आपने बोल दिया V2 मिलीलीटर। अब वो कैलकुलेशन नहीं कर रहा मैं, जो हो एग्जैक्ट देखना। वो V2 मिलीलीटर आपने STP पे उसी गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया है। तो आप देखिए 22400 मिलीलीटर के लिए तो कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड है 100 ग्राम। तो आपके उस V2 मिलीलीटर, ये 22400 मिलीलीटर एट STP था,
जिसके लिए कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम रिक्वायर्ड था, तो आपका जो V2 मिलीलीटर एट STP आपने कैलकुलेट किया है उसी गैस का, तो उसके लिए कितना कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड होगा, ये आपका फाइनली मास ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट है जो इस कार्बन डाइऑक्साइड के लिए रिक्वायर्ड था। वो पक्का 1.4 से कम ही होगा, वो पक्का 1.4 से कम ही होगा। आप अगर 1.4 ग्राम सैंपल लेते हैं तो उसमें सिर्फ x ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। आप 100 ग्राम लेंगे तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा, ये आपका परसेंटेज प्योरिटी होगा। आप एक और तरीका भी अडॉप्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैंने एक और इक्वेशन आप लोगों को समझाई हुई है कि आप जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन देखें गैस की जहां टेम्परेचर, प्रेशर, STP के अलावा कुछ और दे रखे हों, तो आप सीधा सीधा इस इक्वेशन पे चले जाएं, PV = nRT पे, और गैस की जो मिसिंग चीज़ है उसको निकालें। आपको प्रेशर दे रखा है 768, आप उसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर दीजिए। आपको वॉल्यूम दे रखा है 280, आप उसको लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। और आप यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स को निकालिए, नंबर ऑफ मोल्स को। ये N आपका नंबर ऑफ मोल्स CO2 का है उस सैंपल के अंदर। फिर आपको पता है कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपको निकालनी है तो उसके लिए कैल्शियम कार्बोनेट जेन्युइनली आपको 100 ग्राम चाहिए। तो आपके N मोल जो यहाँ उस गैस के अंदर प्रेजेंट हैं, कैलकुलेशन से फिर बच रहा हूँ मैं, आप लोग करके देखिएगा, तो उसके लिए कितना कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड होगा वो डेफिनेटली फिर बता रहा हूँ 1.4 से कम ही आएगा। यहाँ मान लो 1.2 आ गया, तो 1.4 ग्राम सैंपल में रियली कैल्शियम कार्बोनेट 1.2 है। 100 में क्या होगा वो आपके पास इस चौक का परसेंटेज प्योरिटी हो जाएगा। वाई आई एम डूइंग दिस एंड दिस, क्यों इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि R की वैल्यू जो है 0.0821 वो हमेशा हमें जब यूज़ करनी है तो इस बात को ध्यान रखना है कि प्रेशर हमें एटमॉस्फेयर में पुट करना है और वॉल्यूम हमें लीटर में पुट करना है, और इस तरह से हम परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें। फिर बोलते हैं हमें व्हाट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ HCl, एक सॉल्यूशन ऑफ HCl का वॉल्यूम पूछ रहे हैं जिसमें बता रखा है 73 ग्राम 1 लीटर में डिज़ोल्व कर रखा है। वो रिक्वायर्ड होगा फॉर एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NaOH। तो NaOH और HCl का न्यूट्रलाइजेशन करना है यहाँ पे, तो वो NaOH कहाँ से लेना है, 0.46 ग्राम सोडियम का वाटर के साथ रिएक्शन करने पे। तो पहले तो सोडियम का वाटर के साथ रिएक्शन कीजिए, एक एक चीज़ को ध्यान से समझिए ताकि हम लोग मैथमेटिक जो यूज़ हो रहा है यहाँ स्टोइकियोमेट्री में उस पर बिल्कुल परफेक्शन के साथ काम कर पाएँ। ये मैंने बैलेंस कर दिया। रिएक्शन को देख के मुझे साफ पता चल रहा है कि 2 मोल 46 ग्राम और ये 2 मोल 80 ग्राम। तो यहाँ साफ पता चल जाता है 46 ग्राम 80 ग्राम NaOH को प्रोड्यूस करेगा। तो आपका सैंपल सिर्फ 0.46 ग्राम सोडियम था, तो वो आपको 0.8 ग्राम NaOH प्रोड्यूस करके देगा। इस 0.8 ग्राम NaOH को वो न्यूट्रलाइज करने की बातें कर रहा है HCl से। तो एक बार NaOH और HCl की रिएक्शन देखें। NaOH प्लस HCl जब रिएक्शन करेंगे तो वो बिल्कुल 1 मोल से रिएक्शन करता है, यानी कि इसका 1 मोल 40 ग्राम, इसके 36.5 ग्राम यानी 1 मोल से रिएक्शन कर रहा है। तो इसका 0.8 ग्राम कितना HCl रिक्वायर्ड होगा। सो दिस इज अगेन वेरी सिंपल, 0.73 ग्राम। 0.73 ग्राम डबल चाहिएगा, पॉइंट ये डबल हो गया था, यहाँ से डबल डिवाइडेड बाई 100, तो ये भी डबल डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, यानी कि 0.73 ग्राम। कैलकुलेशन कर लेना इस चीज़ की। 40 ग्राम गिव्स नीड्स HCl 36.5 एंड 0.8 ग्राम विल नीड, तो ये 0.73 ग्राम आपको रिक्वायर्ड है। अब वो आपसे मास नहीं पूछ रहा है HCl का, वो तो वॉल्यूम पूछ रहा है उस सॉल्यूशन का जिसमें 1 लीटर में 73 ग्राम डिज़ोल्व कर रखा है। मतलब 73 ग्राम अगर HCl आपको चाहिए तो उसके लिए आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायर्ड होगा 1 लीटर, मतलब 1000 मिलीलीटर। तो 0.73 ग्राम अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट इट। तो ये 10 ml वो आपका यहाँ आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कल जाते हुए हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा था मिक्सचर वाला, तो वैसा एक क्वेश्चन आपको नीचे दिख रहा होगा। 1 ग्राम मिक्सचर है, कार्बोनेट्स हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के,
ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है और मैग्नीशियम कार्बोनेट है और मिक्सचर दे रखा है 1 ग्राम। तो आप क्या करेंगे, आप एक अमाउंट कंसिडर कर लीजिए, मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट x है तो मैग्नीशियम कार्बोनेट ऑटोमेटिकली 1 - x ग्राम हो जाएगा। फिर वो कहते हैं कि उस मिक्सचर को क्या किया है इन्होंने, कार्बोनेट्स गिव्स, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड बोला है कि STP पे देते हैं तो हीटिंग किया होगा यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट का हीटिंग किया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बना, मैग्नीशियम कार्बोनेट का हीटिंग किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2 बना। C 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट मतलब 100 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड कितना देता है, वॉल्यूम की फॉर्म में दे रखा है तो मैं भी यहाँ वॉल्यूम की फॉर्म में ले लेता हूँ 22400 मिलीलीटर एट STP। ये बात मुझे किसी से नहीं पूछनी थी, 1 मोल देता है तो ये 1 मोल 100 ग्राम होता है, ये 22.4 लीटर होता है STP पे, तो मैंने एज इट इज़ वैसा का वैसा चिपका रखा है। यहाँ पे मैं इसको देखूँ तो ये 84 ग्राम है मैग्नीशियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी उतनी देता है 22400 मिलीलीटर एट STP। तो मैं कैलकुलेट कर लूँगा यहाँ पे कि x ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितनी कार्बन डाइऑक्साइड देगा। 100 ग्राम तो देता है 22400 ml, तो x ग्राम कितनी देगा 22400 by 100 multiplied by x. So this is 22400x by 100। ये कार्बन डाइऑक्साइड मुझे x ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से मिली है। सिमिलरली मैग्नीशियम कार्बोनेट को देख लेता हूँ, 84 ग्राम तो देता है 22400 ml, तो 1 - x ग्राम कितनी देगा, ये आप सॉल्व कर सकते हैं 22400 बाई 84 इंटू 1 - x। तो ये आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है 22400 1 - x बाई 84, ये कार्बन डाइऑक्साइड मैग्नीशियम कार्बोनेट से आई है। ये दोनों से टोटल कार्बन डाइऑक्साइड आई है और वो वैल्यू हमें पता है 240 मिलीलीटर है, STP पे ही है। तो ठीक है, अब बस थोड़ा मैथमेटिक्स लगाइएगा, यहाँ से x को सॉल्व कीजिएगा, वो x आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा। परसेंटेज बोल रहे हैं तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो वो हमारे पास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होगा इस गिवन सैंपल में। 100 से माइनस कीजिए तो रिमेनिंग परसेंटेज होगी मैग्नीशियम कार्बोनेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 required to react completely with 5.4 gram aluminium and also calculate volume of hydrogen released at so and so। तो पहले रिएक्शन देखते हैं। एल्यूमिनियम का रिएक्शन है H2SO4 के साथ, प्रोडक्ट क्या देगा ये आपको आइडिया लेना है। मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ Al2SO4 थ्राइस प्लस H2। रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, बिना बैलेंसिंग तो कुछ बन नहीं पाएगा, ये रिएक्शन बैलेंस्ड होगी। 2 मोल एल्यूमिनियम 54 ग्राम बनते हैं, 1 मोल 27 के बराबर होता है, और 3 मोल H2SO4 3 × 98 ग्राम बनता है। अब ये मत सोचिएगा कि ये वॉल्यूम दे रखा है तो ये गैस वाला सीन, नहीं गैस नहीं होता, ये सॉल्यूशन ही गिवन है 0.2 मोलर सॉल्यूशन। तो मैं तो चलो मोलैरिटी को तो अभी अप्लाई नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पे सिंपली मास कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ये मेरा 294 ग्राम बन जाता है। और हाइड्रोजन कितना 6 ग्राम। अब मुझसे वॉल्यूम पूछ रहा है तो वॉल्यूम की फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ 67.2 लीटर एट STP। 1 मोल 22.4 है तो 3 मोल 67.2 लीटर एट STP। तो हाउ आई शुड गो, देखो मैं तो यहाँ पे H2SO4 का मास ही कैलकुलेट कर सकता हूँ, और तो कुछ कैलकुलेशन कर नहीं सकता, गैस है नहीं जो इसका वॉल्यूम कैलकुलेशन कर लूँ, तो मैं मास ही कैलकुलेट कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे दिख रहा है 54 ग्राम 294 ग्राम H2SO4 से रिएक्शन करता है, तो मेरे क्वेश्चन पे 5.4 ग्राम एल्यूमिनियम गिवन है, तो 5.4 ग्राम एल्यूमिनियम कितने H2SO4 से रिएक्शन करेगा 29.4 ग्राम से। सी ये 29.4 ग्राम जेन्युइन अमाउंट ऑफ H2SO4 मुझे इसके लिए रिक्वायर्ड है। मुझसे वो वॉल्यूम पूछ रहा है मोलैरिटी से रिलेटेड करके, तो मैं क्या करूँगा, मोलैरिटी का एक फार्मूला जो मुझे याद है, काफ़ी बार मैं इसको यूज़ करता रहा हूँ, वही फॉलो करूँगा। ऊपर ले देते नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि मास अपॉन मोलर मास,
सॉल्यूट का, और नीचे लेते थे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलैरिटी मुझे वो बता रहा है 0.2। मास सॉल्यूट का जो मुझे चाहिए उसमें वो 29.4 मैंने अभी कैलकुलेट किया कि H2SO4 का 29.4 ग्राम चाहिए, और मोलर मास उसका होता है 98। जस्ट आई हैव टू गो विद V, मुझे सिर्फ V कैलकुलेट करना है। 0.2 V दिस इज इक्वल टू 29.4 बाई 98। तो V मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लूँगा। ये V मेरे पास लीटर में आंसर होगा, लीटर में वॉल्यूम ऑफ H2SO4 होगा, जो 0.02 मोलर मुझे रिक्वायर्ड होगा 5.4 ग्राम एल्यूमिनियम को न्यूट्रलाइज करने के लिए। वन मोर थिंग, एक छोटा सा पॉइंट और यहाँ पे बताता हूँ। अगर वो मान लीजिए यहाँ मुझे मोलैरिटी की बजाय नॉर्मेलिटी कह देता तो भी कुछ स्पेशल बात नहीं होनी थी। फिर मैं क्या करता, नॉर्मेलिटी को यहाँ पे मास ओवर इक्विवेलेंट मास कर देता, ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हो जाते, और नीचे फिर वही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर करता। तो बस यहाँ 98 पुट किया हुआ है, वहाँ इक्विवेलेंट मास H2SO4 का 49 ग्राम पुट करता, तो वो मेरे पास नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन हो जाता। रिमेनिंग पार्ट एक और पूछा हुआ है, आल्सो कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिलीज्ड एट सो एंड सो सिचुएशंस। तो कुछ डिफरेंट सिचुएशंस हैं, STP वाली सिचुएशंस नहीं है, और जब STP वाली सिचुएशंस नहीं है तो हाउ आई शुड गो। देखिए मैं यहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये मेरे लिए ज़्यादा आसान दिख रहा है। मुझे पता है 54 ग्राम एल्यूमिनियम 3 मोल H2 देता है, तो 5.4 ग्राम एल्यूमिनियम कितने मोल्स देगा? सो दिस इज 0.3 मोल। तो ये मैंने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लिए। और अब चला जाता हूँ अपनी उस इक्वेशन पे PV=NRT पे, जहाँ P प्रेशर वो मुझे यहाँ पे बता रखा है उन्होंने 1 एटमॉस्फेयर, V वॉल्यूम वो मुझे निकालना है, N नंबर ऑफ मोल्स वो H2 के मैंने कैलकुलेट कर लिए जो यहाँ मिलते हैं 0.0821, एंड T टेम्परेचर इन केल्विन 30 डिग्री यहाँ पे दे रखा है, तो केल्विन में 303 हो जाएगा। यहाँ से इस V को रिपोर्ट करूँगा। ध्यान रखिएगा ये भी आपका लीटर के अंदर वॉल्यूम होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू मैं ले रहा हूँ, ये फिर दोबारा बार बार बोल रहा हूँ, वॉल्यूम लीटर में होगा, प्रेशर एटमॉस्फेयर में होगा, तभी R की ये वैल्यू एप्लीकेबल रहती है। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन का वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन भी कैलकुलेट कर पाएंगे। फिर एक क्वेश्चन देखें आप यहाँ, 100 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl है और रिएक्ट कर रहा है 50 ml ऑफ 0.2 मोलर NaOH। तो पहले तो रिएक्शन लिख देता हूँ, HCl प्लस NaOH दैट विल गिव यू NaCl प्लस वाटर। ये मेरे पास रिएक्शन है, चेक कर लीजिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो हाँ ये बैलेंस्ड है रिएक्शन। क्या गिवन है? 100 ml 0.5 मोलर HCl एंड 50 ml 0.2 मोलर NaOH। और आपसे जो भी बच जाता है यहाँ रिएक्शंस में HCl, NaOH, NaCl तीनों, तो उनकी मोलैरिटी पूछी हुई है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें कुछ थोड़ा सा बैक में चलना पड़ेगा, जहाँ हम लोगों ने मोलैरिटी वगैरह पढ़ी थी। तो मैं एक बार आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला दिखा रहा हूँ, जो हम बहुत बार यूज़ करते रहे, कि जो मोलैरिटी होती है वो होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी और मोल में क्लियर कट फर्क समझें। मोल एक नंबर है, एक अमाउंट है जो चेंज नहीं होने वाला, जो आपको दे दिया वो वही रहेगा, जबकि मोलैरिटी वही नंबर ऑफ मोल्स या अमाउंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन है, जिसमें आप वॉल्यूम को अगर इंक्रीज डिक्रीज करते हैं बाय एडिशन ऑफ सॉल्वेंट और बाय इवेपोरेशन ऑफ सॉल्वेंट, तो मोलैरिटी भी बदल जाती है। मोल्स नहीं बदलते हैं। मोल्स या जो मास आपको दिया गया, जो पार्टिकल्स का नंबर आपको दिया गया सॉल्यूट का नंबर डिसॉल्व करके, वो नहीं बदलता। हाँ मोलैरिटी बदलती है। तो ये फॉर्मूला फोकस करें आप। मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर मैं इसके न्यूमरेटर को 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दूं और डिनोमिनेटर को भी 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसकी एज सच वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एंड 10⁻³ इज नथिंग बट दैट इज ए प्रीफिक्स मिली। तो मैं अगर यहाँ पे इसको मिली से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको हटा देता हूँ, मिली से मल्टीप्लाई कर दूँ
और इसको भी मिली से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ इसके ऊपर किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मतलब ये भी मोलैरिटी को निकालने का ही मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया है, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज इक्वल टू मोलैरिटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो मतलब अगर मुझे कभी फ्यूचर में नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकालने हों तो मैं मोलैरिटी को वॉल्यूम इन मिलीलीटर से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा ये काम हो गया समझो। तो यही काम मैं यहां करता हूं। मुझे वॉल्यूम इन मिलीलीटर दे रखा है, मुझे मोलैरिटी दे रखी है, तो मोलैरिटी को वॉल्यूम इन मिलीलीटर से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये मेरे पास बन जाएंगे 50 मिलीमोल और ये मेरे पास बन जाएंगे 10 मिलीमोल। बहुत ध्यान से देखिएगा आप इसको। जिसको 100 ml 0.5 मोलर कह रहा हूं उसी को 50 मिलीमोल कह दिया मैंने। ये वहीं से तो निकल के आया। मोलैरिटी की वैल्यू नंबर ऑफ मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर थी, तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स मैंने कैलकुलेट कर लिए। 50 मिलीमोल 10 मिलीमोल से रिएक्ट करवाए गए हैं। रिएक्शन कहती है कि इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्शन करेगा। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। रिएक्शन कहती है कि इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्शन करेगा, इसका 36.5 ग्राम इसके 40 ग्राम से रिएक्शन करेगा, इसका 1 मोल इसके 1 मोल से, इसका 1 मिलीमोल इसके 1 मिलीमोल से, इसका 1 नैनोमोल इसके 1 नैनोमोल से, इसका 1 माइक्रोमोल इसके 1 माइक्रोमोल से। 1 इज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल्स का नंबर बताता है, मतलब मिलीमोल्स का नंबर बताता है, मतलब माइक्रोमोल्स का नंबर बताता है, मतलब नैनोमोल्स का नंबर बताएगा, पिकोमोल्स का नंबर बताएगा, कुछ भी समझ लीजिए। 1 पिकोमोल इसके 1 पिकोमोल से रिएक्शन करता है, 1 मिलीमोल इसके 1 मिलीमोल से रिएक्शन करता है, 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्शन करता है। तो 50 मिलीमोल इसके 50 मिलीमोल से रिएक्शन करेंगे। बट आपको अनफॉर्चुनेटली 50 मिलीमोल्स दिए ही नहीं गए, आपको तो सिर्फ 10 दिए गए। तो इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, आपकी जरूरत से कम है, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ये डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना बनेगा। इसका 10 मिलीमोल इसके 10 मिलीमोल से ही रिएक्शन करेगा। 40 मिलीमोल HCl अनरिएक्टेड रहेगा, वो कुछ नहीं करने वाला, वो कुछ नहीं, एक्सेस है वो। 40 मिलीमोल रिएक्शन नहीं करेगा, सिर्फ 10 मिलीमोल रिएक्शन करेगा। और इसका 1 मोल अगर रिएक्शन करता है तो इसका 1 मोल बनता है, इसका 1 मिलीमोल रिएक्शन करेगा तो इसका 1 मिलीमोल बनेगा, इसके 10 मिलीमोल अगर रिएक्शन करेंगे तो इसके 10 मिलीमोल बनेंगे। मतलब रिएक्शन में थोड़ी देर बाद NaOH तो आपका खत्म, वो तो फिनिश हो जाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट था। ये आपका अनरिएक्टेड बचेगा। आपसे क्या बोल रहा था वो? मोलैरिटी निकालिए HCl की, NaOH की, NaCl की। तो मोलैरिटी का ये फॉर्मूला ध्यान रखोगे आप अब की बार। नंबर ऑफ मिलीमोल्स HCl के कितने बचे? 40 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर कितना हुआ? 100 और 50 को मिक्स कर दिया 150। ये लीजिए, ये आपके पास है मोलैरिटी ऑफ HCl। NaCl नंबर ऑफ मिलीमोल्स कितने? 10, वॉल्यूम कितना? 150, क्योंकि दोनों को मिला दिया है तो टोटल सिस्टम का वॉल्यूम देखना अपने को। ये मैं सोचना ही तो था ही नहीं, ये बन गया उसी 150 में बना है। तो 10/150 ये आपके पास हो गया मोलैरिटी ऑफ NaCl। एंड व्हाट अबाउट मोलैरिटी ऑफ NaOH? कोई मोल बचा ही नहीं। 0/150, 0 मतलब मोलैरिटी कुछ है ही नहीं, NaOH वहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो ये एक लास्ट टाइप आई शुड से जो हमें यहाँ पे पढ़नी है। अभी कुछ थोड़ा सा 2-3 न्यूमेरिकल्स और मैं आपको बताऊंगा इससे रिलेटेड, कुछ और स्टोइकियोमेट्री हल्की फुल्की इंट्रोड्यूस। देखो डेप्थ बहुत है, अभी बहुत चीज़ें समझ सकते हैं हम इस स्टोइकियोमेट्री पे। मैं ये कह ही नहीं सकता कि मैं पूरी करा दूंगा इस चैप्टर पे तो पूरी हो ही नहीं सकती है। वी विल वेट फॉर सम टाइम, रेडॉक्स रिएक्शंस में दोबारा पढ़ेंगे। अभी तो हमें ढंग से बैलेंस करना ही नहीं आता रिएक्शंस को, रिएक्शन फ्रेम करना नहीं आता। तो उन सारी चीज़ों के लिए स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप धीरे धीरे इन चीज़ों को समझे। लास्ट अभी ये जो आज वाला टॉपिक था, कल वाला थोड़ा सा आगे वाला आएगा और इरिटेटिंग होता जाएगा। ये टाइप जो मैंने समझाई है इस तरह की बहुत कम बुक्स के अंदर मैंशनड है, बट
क्वेश्चंस को इजीली करने के लिए इस तरीके पे वर्कआउट करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे सिर्फ इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स, जहाँ पे इस तरह से मिक्सिंग करके मोलैरिटीज़ पूछ रखी होंगी, उस तरह के क्वेश्चंस को शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक आप बुक्स में सर्च करके इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ें, समझने की कोशिश करें। गुड बाय।